जय हिंद। आप सभी को सिलसिला कारवां शुरू है हमारा वन शॉट। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए थे, जो कि आपका थीम 1 बुक है। उसको जब पूरा कंप्लीट कर दिया गया तो हम लोग अब थीम 3 के ऊपर मूव किए हैं, जो हमारा बुक 3 मॉडर्न हिस्ट्री है। पहला चैप्टर कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड लेकर के आपके पास आए हैं। तो आज हम लोग इसका पूरी वन शॉट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मॉडल पेपर देखे पिछले सेशन में, जब हम लोग देखे पूरे क्वेश्चन को जब एनालाइज किए, तो चाहे सेंटअप का क्वेश्चन हो चाहे मॉडल पेपर का क्वेश्चन हो, एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हमको इम्पॉर्टेंट है बुक 3। बुक 3 को अगर आप पढ़ोगे तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो चैप्टर 1 से भी है, चैप्टर 2 से भी है, गांधी जी वाले चैप्टर से भी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन सारे वन शॉट को एक बार ध्यान से देखना तुम्हारा। तो इसीलिए थीम 3 पहला चैप्टर हमारा जो है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड हिस्ट्री वन शॉट चल रहा है, बाकी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का भी आ गया है। तो हम लोग मूव करते हैं पहला चैप्टर की तरफ। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी, एक अच्छी बात, जो कि हम लोग 5 जनवरी से न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम नहीं है, बस 2 ही 4 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसके साथ जुड़ जाओ। 5 जनवरी इंक्वायरी बहुत सारा है, जितना जल्दी हो, लिमिटेड सीट है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको ग्रैब करने का कोशिश करो। टाइमिंग 5 जनवरी 3 से 5 तुम्हारा बैच का टाइमिंग रखा गया। बाकी और भी इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करो, फ़ोन नंबर्स भी हैं, ऑफिस भी है, ये सारे कुछ पे तुम पता कर सकते हो 5 जनवरी के बारे में। मूव करते हैं ईमानदारी पूर्वक पढ़ाने के साथ, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाने के साथ, इतना सब कुछ मिलने के साथ, एमसीक्यू वन शॉट मिलने के बाद तुम कितने अपने तरफ से पढ़ाई कर रहे हो, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ ये सारी बातें तुमको इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि वन शॉट है, इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे 35 to 40 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर को देखने का। तो इसमें क्या क्या चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार ब्रिटिशर्स इंडिया कब आते हैं, ठीक है। मतलब वो 1600 में निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पे पहले इस्टेब्लिशमेंट होना अपने आप को। 1608 सूरत में अपना पहला फैक्ट्री बनाया। 1613 फारूक सियार का फरमान याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फारूक सियार का फरमान, ठीक है, फरमान ऑफ फारूक सियार 1717। कर्नाटक युद्ध, जल्दी से बताओ हमको कमेंट बॉक्स में कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, हम लोग देखे थे, तो 1740, ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है तुमको वो बताना है, किसके वर्सेस किसके, ठीक है, किनके किनके बीच में ये बैटल की, किनके किनके बीच में ये वार देखने को मिला था हमें। बाकी देखो, अब आते हैं हमारे मुद्दे वाले बात पे कि प्लासी का युद्ध तुमको देखने को मिला, जिससे ब्रिटिशर्स अपने आप को ये मान पाए कि हम पावरफुल हैं, ठीक है, हम बहुत ही बड़े हैं, ऐसा उनको ऐसा महसूस होने लग गया। उसके बाद बक्सर की लड़ाई, ये 2 युद्ध के बाद उन्हें ऐसा एनालाइज हुआ कि इलाहाबाद की संधि करी जाए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया जाए। याद रखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ठीक है, जिसमें इन्हें फरमान मिल गया, जिसमें इन्हें टैक्स लेने की आज़ादी मिल गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों से। तो जैसे ही इनको ये सारा कुछ मिलने लगा कि अब ये क्या कर सकते हैं, ये टैक्स, ये कर वसूल सकते हैं, उसके बाद से ब्रिटिशर्स अपने आप को और भी अधिक पावरफुल करते हुए नजर आए। उसी में तुमको क्या देखने को मिलता है, चैप्टर जहां से शुरू हो रही है स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो ये सारा कुछ को एकदम क्रोनोलॉजी में देख लो कि ब्रिटिशर्स इंडिया आना, सूरत में पहला फैक्ट्री बनाना, फारूक सियार का फरमान होना, कर्नाटक युद्ध का होना, प्लासी का युद्ध होना, बक्सर होना, इलाहाबाद की संधि होना, ट्रीटी होना, और उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट का आना। जब ये सब कुछ करने के बाद आगे वाले पेज पे आते हैं कि आखिरकार यहाँ की सिचुएशन क्या थी, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या क्या चीज़ों की हो रही थी। तो प्रॉब्लम्स इन सारे चीज़ों की थी, प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या कुछ था यहाँ पे इंडिया में। तो प्रॉब्लम्स देखने को क्या मिल रहा था हमें, प्रॉब्लम्स थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत कम था, कम कृषि उत्पादन हो रही थी, मतलब कृषि बड़े सरप्लस में नहीं जा रहा था, बहुत ही कम इनका तुमको देखने को मिल रहा था। और इंडिया में बार बार अकाल पड़ा था, बहुत बार अकाल पड़ने के कारण एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था इंडिया को। और उसी के साथ साथ कृषि में निवेश लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि समझो अकाल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि
भूखमरी जैसी सिचुएशन है भारत में, क्योंकि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे लोग कृषि में निवेश नहीं करना उचित समझ रहे थे। बाकी तो वो क्या देखने को मिलता है कि ये लोगों को ऐसा लगा कि अब कृषि में निवेश नहीं हो रहा है, कृषि में लोग निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करें, कर को फिक्स कर दे। इनके मन में ये सारा कुछ आया कि अगर हम कर को फिक्स कर देते हैं, ब्रिटिशर्स के मन में आया अगर हम टैक्सेस को फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, लोग अब कृषि में खर्च करना शुरू कर देंगे। इनको ऐसा लगने लगा, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में लेकर के आते हैं 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। आया कब है, 1793 में। बात फिर से समझो, क्योंकि भारत की सिचुएशन बहुत खराब है, आपदा अकाल पड़ रहा है बहुत ही ज्यादा, और कोई भी इंसान कृषि में अपना निवेश नहीं कर रहा, तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम ऐसा स्थायी बंदोबस्त लेकर के आते हैं तो सारी स्थिति, सारी परिस्थिति ठीक हो सकती है। इसीलिए इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेकर के आया। आगे क्या देखने को मिलता है कि आखिरकार स्थायी बंदोबस्त लेके कौन आते हैं, आखिरकार स्थायी बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किसने किया, इनकी शुरुआत किसने की, तो वह है तुम्हारे चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा तुमको देखने को मिलता है 1793 में इसकी इंट्रोड्यूस किया गया इसको। बाकी देखो, इसको एक और नाम से जाना जाता है जमींदारी सिस्टम। इसीलिए अगर तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ दे कि जमींदारी सिस्टम कब से, जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रणाली कब भारत में आ रही है, तो याद रखना 1793, जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। बाकी क्या देखने को मिलता है, जमींदार को इसमें पूरी पावर मिल गया। जमींदार को यह बोला गया कि ये जो पूरी भूमि है तुम्हारी है, अब तुम्हारा काम है इसमें कृषि कराना और सबसे जाकर के, पूरे गांव से जाकर के कर, मतलब कि टैक्सेस को वसूलना, ये तुम्हारा काम है। इसीलिए तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये लोग को खुशी लगा कि चलो हम कर वसूलने के लिए जाएंगे, इन्हें लालच मिला ये। लेकिन जब जब ये कर लेने के लिए जाते थे, जब जब ये कर वसूलने के लिए जाते थे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते थे, वो हमेशा कर का भुगतान करने में विफल हो रहे थे। ठीक है, वो बार बार विफल हो रहे थे और ये चाह रहे थे कि विफल ना हो पाए। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जमींदार जो है वो विफल ना हो, वो सक्सेसफुल हो। इसके लिए उन्होंने ये पूरे जमीन का ऑनर, ये पूरे जमीन का जो उत्तराधिकारी, ये पूरे जमीन का जो भूमिका है, वो पूरी किसको दे दिया गया था, वो जमींदार को दे दिया गया था। ठीक, तो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। लेकिन तुमको आगे ये देखने को मिलेगा कि जमींदार इसको कभी भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। समझो, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया जमींदारी प्रथा भी इसको कहते हैं, जमींदारी प्रणाली भी इसे कहा जाता है। बाकी तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये जमींदार को मिलता है कि आपको परमानेंट सेटलमेंट में आप ही को कर वसूलना है। ठीक है, और ये भी बोला गया कि रेवेन्यू जो है, कर जो है, उसको फिक्स कर दिया जाएगा। अगर 5 रुपए लग रहा है कर, तो हर बार 5 ही रुपए कर लगेगा। ये कर का अमाउंट फिक्स रखा गया। और उसके बाद क्या किया गया, तुम्हारे उर्वरकता भूमि बना रहे, इसके लिए जमींदार को इसका पूरी मालिक बना दिया गया। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, बोला क्या गया, कर वसूलेंगे कौन, वो कर वसूलेंगे जमींदार। तो रैयत सबसे नीचे होगा, रैयत कर देगा किसको, जमींदार को, और फिर जमींदार कर किसको देगा, कंपनी को। तो इस तरीके से पूरी यहाँ पे सिस्टम तुम्हारा चल रहा था। एक तुम्हारे समझो सबसे नीचे होंगे जो किसान होंगे, सबसे नीचे होंगे वैसे लोग जिनके पास भूमि थोड़ी कम है, मतलब कि गरीब किसान होगा। ठीक है, उसके ऊपर थोड़े जोतेदार होंगे। ठीक है, मतलब जिनके पास थोड़ा ज्यादा जमीन है। उसके बाद क्या आते हैं तुम्हारे, उसके बाद तुम्हारे जमींदार होंगे, और उसके बाद तुम्हारे सबसे ऊपर कौन आएंगे, तुम्हारे अंग्रेजी होंगे। तो अंग्रेज वाले सारे कोई तुमको देखने को मिलेंगे। तो ये तुम्हारा एक क्रम था जिसके हिसाब से हमें टैक्स लेना, टैक्स वसूलने की बात कही गई थी। जमींदारी प्रथा में कुछ कुछ खराबी थी और कुछ कुछ अच्छाई भी थी। पहले देख लोगे क्या क्या आखिरकार अच्छाई देखने को मिलता है इसमें हमें। इसमें क्या किया गया है, इसमें याद रखो, इसमें कर को फिक्स कर दिया गया है, इसमें कर को एकदम निश्चित कर दिया गया है कि आपका इतना ही कर लगेगा। ये एक थोड़ी सी अच्छाई थी। बाकी देखो, अतिरिक्त राजस्व से जमींदार क्या करेंगे, कृषि में निवेश करेंगे, क्योंकि तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि लोग कृषि में निवेश नहीं करते थे। इसीलिए लाया गया ताकि अगर पैसा बचता है, अगर जमींदार के पास कुछ भी सरप्लस बचता है, तो जमींदार क्या करे, उसके लिए किसान को या फिर कृषि में जाकर के वो पैसा को इन्वेस्ट करे। इसके लिए कंप्लीटली रैयत, मतलब तुम्हारा परमानेंट स्थायी बंदोबस्त को लाया गया था कि अगर कर फिक्स रहेगा, समझो, अगर कर फिक्स रहेगा
तो जो भी सरप्लस, जो भी पैसा जमींदार का बचेगा, जमींदार निवेश किसमें करेंगे, जमींदार निवेश करेंगे कृषि में। लेकिन क्या ऐसा कुछ देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ये जितना भी फायदा हो रहा था ये सिर्फ अपने पेट भरने के काम कर रहे थे, ठीक है। ये जितना भी चीज हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हुए तुमको नजर आएंगे। समझो उसमें मालिक बना दिया गया है, जमींदार को बोला गया है कि जो भी कर आएगा एक फिक्स्ड अमाउंट रखा जाएगा और फिर जितना बच गया, जो कर क्योंकि फिक्स है, अगर मान लो ज्यादा खेती हुआ, कर फिक्स है, तो जो बचेगा वो पैसा रहेगा, उससे जमींदार क्या करेंगे, कृषि में ही निवेश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डिमेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है कि राजस्व जो एक ही बार बोला गया था कि लिया जाएगा वही बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया, उसी को बहुत, मांग को बहुत अधिक कर दिया गया था, मतलब रिवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके रखे थे। अब इतना हाई कर दिए थे क्या कि जमींदार जो है कभी भी पैसा बचा ही नहीं पाता था अपना, उसके पास पैसा रहता ही नहीं था वो किसी को जाकर के दे पाए। बाकी समझो तुमको क्या देखने को मिलता है, जमींदार जो है कृषि में निवेश ना करते हुए जमींदार सिर्फ और सिर्फ अपने ही उपयोग के सारे सामान को, लग्जीरियस सामान को सिर्फ और सिर्फ खरीद रहे थे। जितना भी विलासतापूर्ण उद्देश्य था उनके कारण से वो अपना पैसा को यूज कर रहे थे, जो उनका पैसा बच रहा था वो कृषि में निवेश नहीं कर रहे थे, ठीक है। कृषि में निवेश वो नहीं कर रहे थे, वो पूरी लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे। तो जो उद्देश्य से लाया गया था स्थायी बंदोबस्त, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। याद रखना ये सारा कुछ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं गुण और डिमेरिट दोनों को लिखना है, ठीक है, अवगुण और गुण दोनों को लिखना है तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त का, तो ये सारा कुछ तुम लिख सकते हो। बाकी समझो क्या वो जाते वाते थे, मतलब कि वो क्योंकि उनको लगने लगा कि पैसा वैसा बचने लग गया है, तो वो अब शहर में रहना शुरू कर दिए, वो गांव में जाना बंद कर दिए। वो जमींदार जो है कृषि करना बंद कर दिया, क्योंकि जमींदार को क्या काम मिला था, कर वसूलने का। तो जमींदार को ऐसा लगने लगा कि सिर्फ हम कर वसूल रहे हैं, हम अमीर हो रहे हैं, और जितना पैसा आ रहा था उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे का इस्तेमाल अपने लग्जीरियस लाइफ में बिता रहा था, ना कि एग्रीकल्चर करने में बिता रहा था। तो जो ब्रिटिशर्स अपने उद्देश्य से लाए थे कि हम ये सारा कुछ से फायदा उठाएंगे, ऐसा कुछ भी तुमको देखने को ऐसा सच नहीं मिला। मतलब समझो कि यहाँ पे भारत की स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है। यहाँ पे आपदा, अकाल बहुत ज्यादा पड़ा था, लोग कृषि में निवेश नहीं कर रहे थे, इस कारण से स्थायी बंदोबस्त लाया गया। उद्देश्य साफ है कि अगर स्थायी बंदोबस्त आएगा 1793 में जो लाया गया है, इसमें कर फिक्स करेंगे, जो भी सरप्लस होगा, जो भी किसान का बचा हुआ और पैसा रहेगा, किसान उसको कंप्लीटली कृषि में निवेश करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जमींदार को जब मालिक बनाया गया, जमींदार को बोला गया कि आपको कर वसूलना है, तो जमींदार के पास जितना भी पैसा बच रहा था उसके खेती होने के बाद, उससे वो विलासतापूर्ण, उससे वो लग्जीरियस लाइफ जीने लग गया। वो किसान कंप्लीटली छोड़ दिया, वो कृषि के पर ध्यान नहीं देने लग गया। इससे और भी तुमको डाउनफॉल दिखने को मिलता है यहाँ पे। बाकी क्या है, समझ गया। मेरिट डिमेरिट को ध्यान से देखना कि कंप्लीटली क्या होने लगा, धीरे धीरे लग्जरियस लाइफ की तरफ बदल गए। ये लोग गांव जाना बंद कर दिए, अब शहर में रह करके अपना जिंदगी को बिताना शुरू कर दिए। अच्छा, उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि कुछ कुछ खराबियां भी हैं, ठीक है, कुछ कुछ खराबियां भी हैं। क्या किया गया है देखो, बुचानन ने बताया है हमें, एक बुचानन के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे कि जो भी चीज बचा हुआ रहता था, अगर मान के चलो जमींदार के साथ एक गलती क्या किया गया था, जमींदार को बोला गया था कि तुम अगर कर को नहीं दे पाते हो, ठीक है, जितना भी फिक्स्ड कर बोला गया, फिक्स्ड रेवेन्यू रखा गया है कि अगर तुम फिक्स पैसा नहीं पहुंचा पाओगे, जो निर्धारित किया गया है कर देना है, अगर तुम वो नहीं दे पाओगे तो क्या करेंगे, तो हम किसी तुम्हारे जमीन को या तुम्हारे घर को हम क्या करेंगे, नीलाम कर देंगे। तो तुमको क्या देखने को मिलता है, नीलामी भी होते हुए नजर आती है। तो तुमको ऐसा देखने को मिलेगा, संपत्ति की नीलामी भी की जाती थी। क्यों किया जाता था समझो, क्योंकि अगर सूर्य अस्त होने से पहले, तो सूर्य अस्त कानून एक लाया गया था कि जो भी कर निर्धारित किया गया है, अगर मान के चलो तुम हो और तुमको ब्रिटिशर्स बोल दिया है कि 5 जनवरी तक, ठीक है, कर आकर के अपना जमा कर देना, और अगर तुम 5 जनवरी के सूर्य ढलने के पहले तक कर जमा नहीं करोगे तो तुम्हारे संपत्ति को क्या करेंगे, हम नीलाम कर देंगे। तो इस तरीके का तुमको देखने को मिलता है कि ये लोग नियम कानून लेकर के आए थे, जिससे ये चाहते ये थे कि अब आराम से सब कोई आए और अपना काम बकायदा अच्छे से करें,
आराम से आकर के पैसा वैसा जमा करना शुरू कर दे। लेकिन जमींदार कभी भी पैसा को नहीं दे पाते थे, जमींदार कभी भी कर अपना दे नहीं पाते थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि अभी हमने बात किया कि रेवेन्यू जो है बहुत ही हाई रहता था इनका, इतना डिमांडे कर लेते थे कर को कि कोई जमींदार जाके दे ही नहीं पाता था। तो सबसे बड़ा चीज है कि मान लो बोल दिया कि 50,000 रुपया लेकर के आइए भैया, 7,000 रुपया लेकर के आइए, मान लो अगर बोल दिया 7,000 रुपया लेकर के आइए गांव से, वो बेचारा हर घर जा रहा है लेकिन उसको 7,000 रुपया कहीं से हो ही नहीं पाया, तब क्या करेगा? ठीक है, तो उसका तो संपत्ति चला जाएगा। तो सोचो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई था, पैसा बहुत ज्यादा मांग लेते थे कर। बाकी क्या, कृषि का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा कम था, हर कोई कृषि कर रहा है तो प्राइस तुम्हारा डाउनफॉल करेगा ही करेगा। और तुमको देखने को क्या मिलता है कि किराया वराया लग जाता था, मतलब कि रेंट वगैरह हर जगह खर्च वर्च हो जाता था, और जमींदार को पूरा पूरी शक्तिहीन कर दिया गया था। शक्तिहीन मतलब क्या कि जमींदार, मान के चलो अगर तुम पैसा लेने के लिए जा रहे हो तो अपने साथ कुछ रखोगे बॉडीगार्ड वगैरह, लेकिन ब्रिटिशर्स बोले थे जमींदार को आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं, आपके कोई बॉडीगार्ड भी नहीं होंगे, और अगर तुम चले गए पैसा मांगने के लिए और किसी को बोलेगे भैया पैसा दीजिए कर मांगने आए हैं, तो वो तुमको क्या एक बारी में दे देगा? और जब नहीं देगा तो तुम डराने के लिए कुछ तो दिखाओगे अपने बाहुबल को, लेकिन तुम कुछ रख भी नहीं सकते हो अपने साथ। तो इस तरीके से जब जमींदार के पावर को पूरा पूरी कम कर दिया गया, जमींदार अब जुडिशियल पावर भी नहीं रख सकता है, न्यायिक अधिकार भी अपना नहीं रख सकता है। इस सब कारण से क्या होने लगा कि पूरा पूरी तुमको देखने को मिलता है कि जमींदार इतना भी कैपेबल नहीं था कि वो टैक्स को अपना जाकर के दे पाए। तो ये सारा खराबी तुमको देखने को मिलता है इन सारे इसमें, क्यों नहीं आखिर पेमेंट कर पा रहा है। फिर आगे तुमको क्या देखने को मिलता है कि क्यों डिफॉल्ट कर रहा है? समझो क्योंकि उनके पास राजस्व बहुत ज्यादा हाई डिमांड करके रखे थे। दूसरा भी हम लोगों ने बात किया कि एग्रीकल्चर प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई थी। ठीक है, कैसे 1790s के बाद तुमको देखने को मिलता है कि पूरी जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, इस कारण से ये लोग दे नहीं पा रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया क्या कि उर्वरता शक्ति है या नहीं है। कभी कभी मान लो क्या कि बारिश नहीं हुआ तो अब इंसान आखिरकार उपज ही नहीं होगा तो कर कहाँ से देगा। तो ये सारे खराबी तुमको देखने को मिलता है। बाकी जमींदार का बोले कि पावर ले लिया गया, जुडिशियल पावर भी बन, ठीक है, वो अपने साथ सेना भी नहीं रख सकते हैं। जमींदार का न्यायिक शक्ति को भी कम कर दिया गया है, जमींदार शक्तिहीन हो गए हैं। तो ये सब कारण से जमींदार अपने पैसे को जाकर के दे ही नहीं पा रहे थे। तो इतना सारा प्रॉब्लम तुमको देखने को मिलता है। जब यही सारा प्रॉब्लम हो रहा था, समझो जब गांव में जोतेदार गांव में जब जमींदार आते थे टैक्स लेने के लिए, तो गांव में एक जोतेदार हुआ करता था जो थोड़ा पैसा वाला होता था, समझ, जिसके पास बड़ी अमाउंट में जमीन होती थी, जिसके पास बड़ा जमीन होता था, बड़ा हिस्सा होता था जमीन का, उसके पास भी पैसा होता था। और क्योंकि गांव में जो गांव में रहता था ये जोतेदार, उसके पास पैसा होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा कनेक्शन बना के रखा था अपना गांव में, बहुत ही अच्छा जान पहचान बना के रखा था अपना गांव में। इस कारण से जो जोतेदार है, ठीक है, जो अमीर किसान है, तो उनको क्या देखने को मिलता है, ये लोग पूरा पूरी अपने गांव में अपना कब्जा बना करके रखे थे। कैसा कब्जा बना के रखे थे? क्योंकि ये लोगों को उधारी देते थे। क्योंकि समझो जोतेदार कैसे लोग हैं, जो उनके पास बड़ा हिस्सा है जमीन का, मतलब ये लोग क्या होंगे, अमीर होंगे। तो ये गरीबों को क्या देते होंगे, ये गरीब को देते होंगे पैसा। कैसा पैसा? कि मान लो उसके घर में बच्चे का शादी है तो उसके लिए पैसा कौन देगा उधारी? उसके लिए पैसा देंगे ये अमीर किसान। तो जैसे ही अमीर किसान गरीब को पैसा देना शुरू करते हैं, इसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, यही सारे पैसे को जोड़ जोड़ करके ये अमीर किसान जो है और ज्यादा गांव में अपना नाम बना लिया। जैसे ही अपना नाम बनाया तो इसके पास जितने भी लोग थे वो उनके अंडर आ गए, ठीक है, जो छोटे किसान है उसके अंदर आ गए, और ये अपने आप को अब बहुत बड़ा किसान समझने लगा। ये एक ऐसा किसान था, अगर किसी को बोल देगा नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि दुख के घड़ी में वही इसका साथ दिया था। बाकी समझो वो साहूकार भी, वो पैसा भी लोगों को दे रहा है, और वो एक व्यापारी भी है। इस कारण से जोतेदार अपने आप को क्या करने लगे, वो अपने आप को और भी ज्यादा अमीर बनाते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोतेदार क्या करते थे, वो लोग बोलते थे कि तुम पे नहीं कर पाओगे जमींदार को तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे लोग जमींदार, मान के चलिए जमींदार है, ठीक है, मान के चलिए जमींदार है, जमींदार गांव गांव जा रहा है पैसा लेने के लिए, लेकिन जोतेदार जो है, ये मान के चलो अगर जोतेदार है, ठीक है, ये जोतेदार है, जोतेदार गांव में सब कोई को बोल दिया है, इसने गांव में हर कोई को बोल दिया है कि भैया पैसा मत देना, ठीक है। तो मान लो अगर जमींदार आता है पैसा लेने के लिए इसके गांव में, तो क्या इसको पैसा कोई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो जोतेदार है
वो लोगों को समझा दिया है कि तुमको नहीं देना है पैसा, तो कोई पैसा देगा नहीं। जब पैसा नहीं देगा तो जमींदार कभी भी अपना कर ब्रिटिश को जाकर के नहीं दे पाएगा, और जैसे ब्रिटिश नहीं देगा, ब्रिटिश को जाके पैसा जोतेदार नहीं देगा, जमींदार नहीं देगा, तो वो क्या करेंगे, वो उसके संपत्ति का नीलामी कर देंगे। और जैसे ही नीलामी करेंगे तो ये खरीदेगा कौन, वो खरीदने के लिए आएगा अमीर किसान। तो इससे क्या होगा, ये जो जोतेदार हैं, ये जोतेदार और भी ज़्यादा अमीर होते हुए नजर आएंगे, इनका ज़्यादा पावर बढ़ने लगेगा, और वहीं जमींदार का पावर क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ तुमको नजर आएगा। ये सारे चीज़ से तुमको समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि गांव में जितने भी लोग हैं, गांव में जितने भी जोतेदार हैं, ठीक, वो बोल दिए अपने गांव में कि पैसा नहीं देना है। जैसे ही पैसा नहीं देने लगे तो इसके बाद क्या होने लगा, इसके बाद जब जब किसान जाता था, जब जब यहाँ पे जमींदार जाते थे पैसा लेने के लिए, तो पैसा कोई देता ही नहीं था। और जब पैसा जमींदार के पास नहीं आता था तो ब्रिटिश के पास पहुँचते थे, और ब्रिटिश को बोलते थे कि भैया पैसा नहीं ला पाए हैं, तो ये बोलते थे नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, हम आपके ज़मीन का नीलामी कर देंगे। जैसे ही नीलामी होता था दौड़ के जोतेदार पहुंच जाते थे, बोलते थे कि हम खरीदेंगे अब ज़मीन। इससे क्या हो रहा है, जोतेदार और भी ज़्यादा अमीर हो रहा है और तुम्हारे किसान गरीब होते हुए नजर आ रहे हैं। समझो, सबसे नीचे आएंगे अंडर राइट्स, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे जोतेदार आएंगे, उसके बाद तुम्हारे जमींदार आएंगे, और सबसे ऊपर तुम्हारा पायदान होगा, वो कंपनी का ही होगा, वो ब्रिटिशर्स का ही होगा। आगे समझो, जमींदार इससे बचने के लिए बहुत कुछ करता है। अभी जैसे हम बताएं, जमींदार देखो, जमींदार भारतीय है, ये भी अपना दिमाग लगाएगा बचने के लिए, तो ये बचने के लिए बहुत सारी दिमागें लगाते हैं। सबसे पहला दिमाग है काल्पनिक बिक्री कराता है। मतलब क्या कि जब नीलामी हो रहा है तो वो अपने ही आदमी को, फिक्टिशियस सेल इसको बोलते हैं, वो अपने ही आदमी को उस नीलामी में भिजवा देगा और बहुत ही ऊंचा दाम करके वो खरीद लेगा, ठीक है। और फिर वो पैसा कभी देगा ही नहीं ब्रिटिश को, बोलेगा कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे। इस तरीके से वो पूरी इसको काल्पनिक बिक्री करवाना शुरू करता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है समझो, पहला तरीका समझ में आ गया क्या है, कि वो गलत बताता है, वो आपने ही किसी आदमी को भेज देता है नीलामी में, और बोला जाता है कि इतना में वो खरीदेगा, ठीक है। वो जानबूझ के उसी का आदमी तो बहुत हाई रेट करके बोलता है कि हम ये जमीन हम खरीद रहे हैं, इतने दाम में खरीद रहे हैं, जबकि वो ब्रिटिश को कभी देता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो संपत्ति पूरी जमींदार के हाथों ही रह जाता है। दूसरा चीज क्या है, बलपूर्वक, क्योंकि जमींदार है तो मान के चलो उसका जमीन बिक भी गया है, तो कोई नया आदमी जो लेने के लिए आएगा उस जमीन को, तो उसमें लथियल लोग रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसके जमीन पे जो भी खरीदने के लिए आएगा उसको मारना शुरू करेंगे। कोई उसको प्रॉपर्टी पे घुसेगा तो उसको मारना शुरू करेंगे, ये बलपूर्वक है। तीसरा चीज क्या है कि वो अपना कोई जमीन या अपना कोई संपत्ति रखेंगे ही नहीं, वो सारे संपत्ति को क्या करेंगे, अपनी माँ या अपनी पत्नी के ऊपर क्या करने लगेंगे, ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, राजा का मतलब कि जमींदार का कोई संपत्ति ही नहीं है, सब संपत्ति उसके घर में उसकी माँ का है। इस तरीके से क्या होगा, वो अपना फिक्टिशियस सेल, वो अपना काल्पनिक बिक्री करते हुए तुमको नजर आएगा। तो ये सब तरीका है जिससे जमींदार अपने आप को बचा पाता है। फिक्टिशियस सेल के बारे में हम लोग बात कर लिए। दूसरा हम लोग तुम समझो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर लिए, महिलाओं को संपत्ति का ट्रांसफर करना, ये भी कंप्लीटली कर लिया। और बलपूर्वक भी हम लोग समझ लिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आएगा तो वो अपना ही आदमी को बैठा के रखेगा ताकि उसका संपत्ति नहीं नीलामी हो। वो जैसे ही कोई खरीदने के लिए आएगा तो ये क्या करेगा, उस पर हमला करवा देगा। अब सवाल आता है तुम्हारा, ये जो टॉपिक है पहला वाला पार्ट को पूरी समझ जाओ, ठीक है। इतने सारे कहानियों से गुजर करके हम लोग क्या करते हैं, अपना वो पूरा समझते हैं कि आखिरकार जो तुम्हारा स्थायी बंदोबस्त है उसका क्या कुछ अच्छाई है और क्या कुछ खराबी है। पहले हम लोग देख लिए क्यों आखिरकार लाया गया, समझ गए उसको कि स्थायी बंदोबस्त को क्यों लाया गया, ठीक है। क्या अच्छाई है और क्या खराबी है उसको भी हम लोग देख लिए, और साथ ही साथ हम लोग अच्छाई भी देख लिए और खराबी भी देख लिए हैं। उसके साथ हम लोग ये भी समझ गए कि उसमें ब्रिटिशर्स को फ़ायदा क्या था, लेकिन ज़मींदार उसको नहीं दे पा रहे थे पैसा, तो ज़मींदार क्या कुछ दिमाग लगाया अपने बचने के लिए, ठीक। तो उन सारे टॉपिक को ख़त्म करने के बाद अब आते हैं पहाड़ियास के ऊपर, ठीक है। पहाड़िया तुमको क्या देखने को मिलता है, छोटा नागपुर पठार में राजमहल के पास तुमको देखने को मिलेगी एक जनजाति थी, ठीक है। वही जनजाति क्या कर रही है, वही जनजाति पूरी अपने आप को बचाने के लिए, ये लोग रहते कहाँ थे, ये लोग जंगल को बचाने के लिए ये लोग पहाड़ में ही रहते थे, ठीक है। और ये लोग हमेशा ट्राइबल हैं क्योंकि जनजातीय लोग हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जंगलों से, ये लोग पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तुमको क्या देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर में जो ये पठार है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फैला हुआ था। ये पूरा एरिया याद रखना कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था, तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काम आएगा ये सारा कुछ।
आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया किस तरीके का जिंदगी अपना गुजारते थे, इस चीज को खाली देख लो एक बारी। पहाड़िया क्या थे, वो हंटरर थे, ठीक है, वो शिकार करके खाते थे। वो मतलब जंगल में रहेंगे तो शिकार करके ही खाएंगे। बाकी देखो क्या वो लकड़ी उकड़ी का इस्तेमाल करते थे, चारकोल सब व्यवस्था करते थे। जंगल में सिल्क वॉर्म भी हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, सिल्क वॉर्म, तो वो उसका भी इस्तेमाल करते थे, उसको बाहर जाके बेचते थे, उससे वो फायदा उठा रहे थे। और बाकी वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो लोग झूम खेती करते थे। मतलब क्या कि एक लैंड में जाएंगे, वहाँ पे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे पहले खेती करेंगे, फिर वहाँ पे आग लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके का वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। वो लोग हो का इस्तेमाल करते थे, वो लोग प्लग का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग हल का इस्तेमाल अभी तक नहीं करते थे। बाकी तुमको क्या देखने को मिलता है कि पहाड़िया लोग जो है वो नीचे वाले एरिया में, वो प्लेन एरिया में बार बार क्या करेंगे, आके अटैक करते थे। मान के चलो अगर पहाड़िया लोग हैं तो पहाड़िया लोग नीचे वाले जितने भी लोग होते थे उनके ऊपर अटैक करते रहते थे हमेशा, ठीक। जब अटैक बार बार करते हैं, जब इनके यहाँ पहाड़ का मान लो जंगल में सब कुछ खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो नीचे वाले एरिया में आकर के बार बार हमला करते हुए नजर आएंगे, ठीक। वो मान के चलो कोई आदमी इनके एरिया से गुजर भी रहा है तो वो क्या करेंगे, उन पे हमला कर देंगे। तो ये सारा कुछ ये लोग करते हुए तुमको नजर आएंगे। कोई व्यापारी मान के चलो अगर जा रहा है अपना सामान लेकर के, तो ये क्या करेंगे, व्यापारियों के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे, उनके सामान को चोरी करना शुरू कर देंगे। ये सारा कुछ तुमको करते हुए नजर आएंगे। जब इतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये सारा कुछ, तो जो तुम्हारे नीचे वाले लोग हैं, जो पहाड़ के नीचे रहते हैं, वो लोग इनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि तुम हमला करो, तुम जो लूट लेते हो मेरे रास्ते से, हम जब गुजरते हैं तुम्हारे रास्ते से, तो इससे बढ़िया है कि तुम कुछ मेरे से मंथली ऐसे ही लेते रहो, ठीक, ताकि तुम हमला वगैरह मत करो। ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। ये लोग आपस में दोस्ती जैसा करने का कोशिश करते हैं। बाकी तुमको क्या देखने को मिलेगा, अंग्रेजी जो है वो स्थायी बंदोबस्त अभियान के कारण लोग चाहते थे क्या कि सब क्या हो जाए, जो पहाड़िया वाले लोग हैं, ठीक है, पहाड़िया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग क्या करें, वो लोग भी अब खेती करना शुरू कर दे, वो लोग अब हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। क्यों ऐसा चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे भू राजस्व जो है वो हमें अधिक प्राप्त हो, ठीक है, भू राजस्व हमको अधिक मिले। उसके साथ साथ वो लोग ये भी चाहते थे कि निर्यात ज़्यादा हो। समझो अगर पूरा एरिया में मान लो अगर खेती होगा, ये पहाड़ी वाले एरिया में भी अगर खेती होने लग जाएगा, तो ब्रिटिशर्स को क्या होगा, इससे ब्रिटिशर्स को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, क्योंकि कृषि उत्पादन इनका कंप्लीटली बढ़ जाएगा, ठीक है। समझो जैसे कृषि उत्पादन इनका बढ़ेगा तो कंप्लीटली फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को होगा, क्योंकि अब वो पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक। तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि वो स्थायी समाज भी बनाना चाहते थे। वो लोगों को बोलते थे कि इधर उधर घूमो भटको मत, सब एक जगह आकर के रहो, इसलिए क्या करो, कृषि करो। समझो जब कृषि होगा तो इनसे कितना फायदा होगा, एक तो वो लोग और भी ज्यादा कर वसूल सकते हैं, क्योंकि यार आदमी पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो उनको उससे कर बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरा चीज क्या कि अब खेती बहुत ज्यादा होगा, तो जो खेती का जितना भी सामान होगा वो क्या करेंगे, वो ब्रिटिश लेके जाएंगे अपने एरिया में। बाकी वो चाहते थे कि लोग पूरी सभ्यता जो समाज है वो क्या हो, वो एक साथ आकर के रहना सीख ले, अब इधर उधर ना घूमे। तो ये सारा कुछ तुमको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे समझो कि लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी हो का खेती नहीं, हो से खेती करता था, प्लग से खेती नहीं करता था। तुमको क्या देखने को मिलेगा, जब बूचानन भी इस वाले एरिया में आएंगे, ठीक है, 1770s के समय में, तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि वो लोग इसके साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते थे, वो लोग इसके साथ मिलना भी नहीं चाहते थे, ठीक है, वो लोग हमला कर देते थे। जो तुम्हारे जनजाति लोग होते थे, जो ट्राइबल लोग होते थे, वो सिर्फ अपने से ही प्यार करते थे, वो अपने जो जंगल से प्यार करता है वो बस उन्हीं के साथ रहना पसंद करते थे। ऐसे लोग से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे जो कि बाहर के आए हुए हैं, ठीक, जो जंगल से प्यार नहीं करते, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या देखने को मिलता है कि जो नीचे वाले लोग हैं उनका हमेशा, जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके साथ हमेशा लड़ाई होते हुए तुमको नजर आएगा। उसमें हजारों लोग मरेंगे भी। उसी के बाद पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन आएगा। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन तुमको क्या देखने को मिलता है, भागलपुर में एक तुम्हारे कलेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था अगस्टस क्लीफलैंड। वो 1780s के समय में एक बात बोले। उनका कहना था कि सुनो, लड़ाई झगड़ा को बंद करो, अब तुम क्या करो, तुम भी स्थायी कृषि करना शुरू कर दो, तुम घुमंतू से हट जाओ, अब तुम जंगल उंगल को काटना शुरू करो, तो हम क्या करेंगे, हम तुमको मारेंगे नहीं, ठीक है, बाकी जितना भी पैसा लेना है वो ले लो, बस तुमको क्या करना है, तुमको हल का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ये सारा कुछ कौन बोलते हुए नजर आते हैं, 1780s में भागलपुर के कलेक्टर जिसका नाम है अगस्टस क्लीवलैंड। जैसे ही ये सारा कुछ हुआ, तो जैसे ही ये बात बोला गया, तो जितने भी जनजातीय लोग हैं
वो लोग इन सारी चीज को क्या बोले, बोले हम नहीं मानेंगे, आप कितना भी पैसा दे दीजिए, हमको जान से मारना है मार दीजिए, लेकिन फिर भी हम अपने जंगल से प्यार करते हैं तो जंगल को खत्म होने के लिए नहीं देंगे। ये इस तरीके का बात बोला गया। तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि फाइनली जो पैसिफिकेशन वाला जो ट्रीटी आई थी वो काम में नहीं आया। ठीक है, वो जो ये बोले कि मत मारो हम बचा लेंगे, ये सारा कुछ काम में नहीं आया। तो इन लोगों ने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि ये लोग संथाल्स को लेकर के आते हैं अपने पास। ठीक है, संथाल्स को लेकर के आए। संथाल्स जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, संथाल्स अपने जो हैं वो मेहनती हैं, लेकिन वो लोग खाना बदोश जिंदगी ये लोग भी जीते थे। ठीक है, बहुत मेहनती थे, लेकिन ये लोग भी नोमैडिक थे, ये लोग भी पशु वशु लेके इधर उधर से घूमते फिरते रहते थे। ये लोग भी एक जगह खोज रहे थे रहने के लिए। तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये लोग आए कहाँ से, याद रखना बंगाल से। 1780s के दशक में ये बंगाल से आए हुए जनजाति थे। जमींदार लोग क्या करते हैं, जमींदार लोग जंगल महल का इलाका स्थायी कृषि के लिए दे दिया जाता है। लोग देखो जमीन, क्योंकि संथाल्स देखने में लगते हैं कि मेहनती बहुत ज़्यादा है, तो बोला क्या जाता है कि अब आपको क्या करना है, मेहनत से ये जंगल है इसको पूरा पूरी साफ करना है। ठीक है, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, ये आदर्श निवासी थे। ठीक है, ये लोग जोश उसके साथ काम वाम करते थे और जमीन उमीन साफ वगैरह करते थे। 1832 तक में एक बड़ा हिस्सा क्या किया गया, दामिने को, लालच में दामिने को बनाया गया। और ब्रिटिशर्स जो है, समझो पहाड़िया, समझ रहे हो ना, पहाड़िया लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से भी लड़ाई कर रहे हैं और जो नीचे वाले लोग हैं उनसे भी लड़ाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने जंगल को खत्म होने के लिए नहीं देंगे। इस कारण से ये लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। जमींदार तुम्हारे जमींदार जो है पहाड़िया लोग से लड़ाई कर रहा होता है। अगस्टस आता है, अगस्टस ऑफर भी देता है पहाड़िया को, लेकिन फिर भी बात नहीं बनता है। जब बात नहीं बनता है तो भी समझो, तो भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब जितने भी अंग्रेजी लोग हैं वो लोग खोजते हैं इसी के जनजाति जैसे लोग, तो उनको कौन मिलते हैं, उनको मिलते हैं संथाल्स। तो वो संथाल्स को लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि आप जितना भी एरिया साफ करिएगा वो हम आपको दे देंगे। और समझो संथाल्स भी अपने लिए एरिया खोज ही रहे थे रहने के लिए, इसीलिए उनको एक दामिने कोह जैसा कोई एक हिस्सा 1832 में दिया गया और बोला गया आपका काम बस इतना है कि आपको जमीन को, जंगल को पूरा पूरी कंप्लीटली साफ करना है। तब दो जनजाति आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और जब इनको दामिने कोह वाला एरिया मिल गया तो संथाल्स बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन 1832 के बाद से, ठीक है, जब पूरा जंगल साफ हो गया तब अंग्रेज इनको क्या बोलने लगे, अंग्रेज इनको बोलने लगे कि अब क्या करेंगे, हम आपसे टैक्स वसूलेंगे। और जैसे ही ये सारा बात बोला गया कि टैक्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाने लगा, तब संथाल्स को ये रियलाइज हुआ कि ये कंप्लीटली तो मेरा एरिया था। ठीक है, ये तो मेरी भूमि थी, तो आप मेरे पे हमला करने के लिए हमसे टैक्स लेने वाले आप कौन होते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग उनके खिलाफ, यही संथाल्स लोग उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ जो मनी लैंडर्स हैं, ठीक है, जो उनको पैसा वैसा देते थे, वो उनके खिलाफ भी लड़ाई करेंगे। ठीक है, वो जमींदार के साथ भी लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि जमींदार ही हमसे जमीन छीनने का कोशिश कर रहा है। ये जो मनी लैंडर्स है, जो साहूकार हैं, यही हमारे ऊपर कर बहुत ज्यादा वसूल रहे हैं। यही लोग क्या करेंगे, अब संथाल लोग के मन में सारे बात का गुस्सा आएगा। तो संथाल लोग साहूकार मतलब कि मनी लैंडर्स, ये लोग क्या करेंगे, जमींदार, ठीक है, और साथ ही साथ अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा इनका जागना शुरू होगा। समझो पहाड़िया लोग जो कि जमीन अपना नहीं देना चाहते थे कभी भी, तो उन्हीं के जनजात के लोग जैसा मिलता जुलता इंसान को वो वहां पे खड़ा कर दिए और बोले कि तुम्हारा काम है संथाल्स कि तुमको क्या करना है, जंगल को साफ करना है, और जितना एरिया तुम साफ करोगे वो एरिया तुम्हारा, जिसका नाम क्या रखे, दामिने को। सब बहुत ही मेहनत से पूरा जंगल साफ किया और फिर बाद में 1832 के दशक में ब्रिटिशर्स घुस के क्या बोले, अब हमसे कर लेंगे। जैसे ही ये सारा बात बोला गया तो संथाल को रियलाइज हुआ कि मेरी भूमि हमसे कर लेने वाला कौन। ठीक है, उसके बाद इनको गुस्सा आया और इनके मन में आया कि हमको क्या करना है, हमको अब लड़ाई करना है। बाकी तुमको क्या देखने को मिलता है कि इसीलिए ये लड़ाई 13 जून 1855 को
ये शुरू होती है 2 भाई, नाम याद रखना, 2 भाई का नाम याद रखना, सिद्धो और कानू मुर्मू, ठीक है। तकरीबन और भी 10,000 लोगों का संगठन बना करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह का ऐलान कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरी भूमि पे कभी भी कोई दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए। आदिवासियों ने अंग्रेज को मातृभूमि से भगाने के लिए हर कुछ शपथ ले लिया, ठीक है, और ये पूरी तरह से ताकत से लग पड़े। और फाइनली तुमको क्या देखने को मिलता है, 1856 में ये लोग को बहुत बड़ा एरिया मिला, भागलपुर से लेकर बीरभूम तक का एरिया मिला, तकरीबन 5,500 वर्ग मील का। और उसके बाद ये जो लड़ाई थी, जो संथाल विद्रोह था, उसको किसी तरह से रोका गया, ठीक है। समझो इनको पूरा एक एरिया मिला, याद रखना 5,500 स्क्वायर माइल्स का, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक, भागलपुर से लेकर के वीरभूम तक। अब आते हैं बुचानन करके कोई इंसान आए थे भारत में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वे किया, ठीक है, भारत के पूरे एरिया का सर्वे किया। और इन्होंने ही ये बात खोज के निकाला था कि जो संथाल्स होते हैं वो बहुत ही मेहनती हैं, और अगर हम पहाड़िया से संथाल्स का टक्कर करा दे तो ही बात बनेगा, नहीं तो अगर हम लोग जाएंगे पहाड़िया से हमला करने तो हम लोग हार जाएंगे। इसलिए बुचानन के बारे में जानना जरूरी है। बुचानन को यहाँ भेजा गया था सर्वे करने के लिए, और वो सर्वे क्या कुछ का कर रहे थे, वो एग्रीकल्चर का, वो माइनिंग का, वो रेवेन्यू का, इन सारे कुछ का वो सर्वे करते हुए तुमको नजर आते हैं। लेकिन क्या हमें जो बुचानन ने जो भी बात लिखा है, क्या हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या हमें बुचानन के खातों पर भरोसा करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बुचानन थे वो क्या थे, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने चश्मे से पूरा दुनिया को देखना चाहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो हमारे से फायदा लेने के लिए आई थी। तो ये भी क्या लिखेगा अपने अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे वाला चीज ही लिखेगा, एक्चुअल बात को कभी नहीं लिखेगा। इसीलिए हम लोग क्या बुचानन के बातों को मानेंगे तो नहीं, आंख बंद करके नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो ब्रिटिश अधिकारी ही था, तो वो अपने हिसाब से ही पूरा दुनिया को देखने का, लिखने का कोशिश किया होगा। बाकी आते हैं बॉम्बे डेक्कन वाले रिवोल्ट में। बॉम्बे डेक्कन तुमको क्या देखने को मिलता है, बॉम्बे डेक्कन क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे भी तुमको विद्रोह देखने को मिलता है, ठीक है। विद्रोह गुस्सा कैसे निकाल रहे थे, विद्रोह अपना गुस्सा जो है किसान लोग क्या कर रहे थे, जा करके सब एक जगह पे मिल करके, जो जमींदार होते थे, जो साहूकार होते थे, उनका जो दस्तावेज है जिसमें वो लोग पूरा रिकॉर्ड लिखेंगे कितना उधारी किसको दिए हैं, उस सब को जलाते हुए नजर आएंगे इसमें, ठीक है। ये रिवोल्ट तुमको होता हुआ दिखेगा किनके बीच, साहूकारों के बीच। लेकिन ये रिवोल्ट हो क्यों रहा था, इसके पीछे भी क्या किया गया, बहुत सारा इंक्वायरी बैठाया गया कि आखिरकार बॉम्बे डेक्कन में क्यों रिवोल्ट हो गया, ठीक है। आखिरकार बॉम्बे डेक्कन में क्यों तुमको लड़ाई देखने को मिलता है, इसके पीछे भी एक कहानी तुमको देखने को मिलेगा। हो क्या रहा था, 19वीं सदी के दशक में, 19वीं सदी के दौरान तुमको क्या देखने को मिलता है, भारत में अलग अलग जगहों पर साहूकार और अनाज व्यापारी क्या करते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 1875 में दक्कन में विद्रोह हुआ, ठीक, दक्कन एरिया तुम समझ रहे हो, ठीक है। दक्कन वाले एरिया में तुमको विद्रोह देखने को मिलता है। अब देखो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, 1895 में पूना के सूपा गांव में एक आंदोलन शुरू हुआ था। तो बॉम्बे डेक्कन आंदोलन कहां से शुरू हुआ है, तो पूना के सूपा गांव से आंदोलन शुरू हुआ, जहां आसपास के ग्रामीण किसान इकट्ठा होकर के क्या करने लगे, दुकानदार पे हमला करने लगे, और उनके बही खाते, समझ रहे हो, जो ऋण बांध था, जहां पे रेवेन्यू बही खाता, यहाँ जो डेप्ट बॉन्ड्स था जिसमें ये लोग लिखते थे कि मैं इतना पैसा दिए हैं, वो सारे चीज को क्या करने लगे, वो सारे चीज पे आग लगाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ तुमको क्या देखने को मिलता है, जला हुआ दुकान को लूट लिया गया, साहूकार का भी घर जला दिया गया, ये सब कुछ तुमको देखने को मिलता है डेक्कन राइस में। उसके साथ क्या देखने को मिलेगा, जब ये सारा कुछ होने लग गया, जब लोग इतना हंगला हंगामा करने लगे, इस कारण से जमींदार मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं एक नया रेवेन्यू लेकर के आए। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू है तुम्हारा कि अब हम तुम्हारे जमीन का आकर के निरीक्षण करेंगे, उसके बाद तुम पे क्या लगेगा, उसके बाद तुम पे कर लगेगा, जैसी तुम्हारी जमीन उतना ही तुम्हारे ऊपर कर लगेगा। ऐसा ये लोग अब सिस्टम लेकर के आए, ठीक है। बाकी तुमको क्या देखने को मिलता है कि इसी समय में 1810 के हिसाब से एग्रीकल्चर जो दाम है वो पूरा पूरी बढ़ गया, ठीक है, और जितने भी जमींदार हैं वो क्या होने लगे, वो लोग अमीर होने लगे। तो इसीलिए ये लोग एक नया सिस्टम लेकर के आए, एक नया रेवेन्यू सिस्टम लेकर के आए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अब बदल दिया जाएगा, ठीक है। आगे तुमको क्या देखने को मिलता है कि अब ये परमानेंट सेटलमेंट को खत्म कर दिया गया, ठीक है।
क्योंकि समझो ये पूरा पूरी फिक्स था तो इसलिए बोला गया कि नहीं ये फिक्स नहीं, क्योंकि दाम बढ़ा है तो इसीलिए हम लोग असफल भी रहा है। इस कारण से वो लोग अब नया जमींदारी सिस्टम लेकर के हटाएंगे अपना उसको, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को। अब बोलेंगे जमींदार भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। और 1820 के दशक में क्या है, नाम याद रखना, इनका भी नाम याद रखना तुम्हारे लिए कि इन्हीं के सजेशन के बाद, ठीक है, इन्हीं के सजेशन के बाद, डेविड रिकार्डो के सजेशन के बाद, एक इकोनॉमिक्स थे इंग्लैंड के, उन्हीं के बाद एक नया सेटलमेंट लेके आया गया जिसका नाम है, आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है रैयतवाड़ी ना। आगे तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये पीजेंट लोग क्या करने लगे, फेल वेल होने लगे, सीज होने लगे, रैयतवाड़ी लेकर के आए थे वो लोग, ठीक है। तुमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे अकाल वकाल पड़ने लग गया, दक्कन में 1/3 लोग मरने लग गए, ठीक है, सब कुछ खत्म हो रहा था वहाँ पे, जितने भी मवेशी लोग हैं वो लोग भी पूरा पूरी मरना शुरू कर दिए थे। इस कारण से ये आपदा का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी कारण से तुमको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे कई किसान जो हैं गुस्सा हो रहे थे, ठीक, समझो। अचानक से अकाल वकाल पड़ गया, दक्कन में 1/3 जो जानवर हैं वो लोग मरने लगे, तो इस कारण से क्या होने लगी, यहाँ पे कोई आदमी कर नहीं दे पा रहा है। जब कर नहीं दे पा रहा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भागेंगे अपने घर की तरफ, गांव की तरफ, और इनको गुस्सा भी आएगा कि हमारे ऊपर जमींदार क्या कर रहे हैं, कर लेने के लिए बार बार मेरे पास आ रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ, ये लोग गांव छोड़ करके इनके ऊपर आग लगाना शुरू कर दिए। जब आग लगाने लगे तो साहूकार भी अपना घर भागते हुए तुमको नजर आएंगे, ठीक है। तो समझो अब जो नया चीज लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि क्यों आखिरकार साहूकार ऐसा काम कर रहे हैं, तो साहूकार के लिए क्या किया गया, एक लॉ बनाया गया। लॉ कैसा था कि अब 1859 में एक लॉ पास किया गया है जिसमें यह बोला गया कि अगर कोई इंसान 3 साल तक अगर नहीं दे पा रहा है पैसा, तो हम क्या करेंगे, उस कर को पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। अगर 3 साल तक में अगर आप पैसा नहीं लिए हैं तो हम उस कर को पूरे तरीके से अवैध मानेंगे। ब्याज जो है वो ज़्यादा मत लीजिएगा, जितना पैसा दिए उससे ज़्यादा ब्याज आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी तुमको क्या करना है, जब भी करो तो तुमको प्रिंसिपल अमाउंट से कभी भी तुम्हारा इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ नया नया नियम कानून लाया गया। और उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि जब ये इतना सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसलिए डेक्कन राइट कमीशन बैठाया गया। डेक्कन राइट कमीशन क्या करेगी, वो ये पता करेगी कि आखिरकार ये दंगा इतना बड़े पैमाने में फैला क्यों है, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे पूरी साहूकार के ऊपर निरीक्षण किया गया, साहूकारों से बात किया गया, गांव वालों से बात किया गया कि आखिरकार दक्कन में इतना हंगामा हुआ क्यों, हल्ला हंगामा क्यों हुआ। तब उन्हें पता चला कि हल्ला हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि किसानों से जबरन पैसा लिया जा रहा है, जो कि किसान अकाल पड़ चुका है, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, इनसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है। इस कारण से तुमको क्या पता चलता है कि ये कमीशन को फाइनली ब्रिटिश के सामने 1878 में ये दिखाया गया। अब समझो यही तुम्हारे एमसीक्यू में पूछा गया सवाल है कि आखिरकार कब तुम्हारे दिया गया है, वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब डेक्कन रिपोर्ट को दिखाया गया है, तो 1878 में दिखाया गया है, ठीक है। वहां पे इसको पूरी पेश किया गया है। फिर अमेरिकन सिविल वार खत्म हो गया, जैसे सिविल वार खत्म हुआ तो कॉटन क्या होने लगा, कॉटन इनका जब वहां पे लड़ाई खत्म हो गया तो यहाँ पे कॉटन क्या होने लगा, अच्छा हो गया, ठीक है। इंडिया में कॉटन ज़्यादा होने लग गया क्योंकि वो लोग कैपेबल नहीं थे कॉटन देने के लिए। इंग्लैंड में हमारा रिवोल्ट चल रहा है, ठीक है, सिविल वार चल रहा है, इस कारण से अब इनको चाहिए था क्या, इनको चाहिए था कॉटन। इस कारण से ये लोग क्या करने लगे, ये लोग इंडिया से आकर के कॉटन लेना शुरू कर दिए। और जैसे ही वहाँ पे सिविल वार खत्म हो गया, ये लोग इंडिया से कॉटन लेना बंद कर दिए। तो इन लोगों के पास किसी के पास पैसा ही नहीं था कि वो लोग अब जा करके दे पाएँ अपना पैसा को, ठीक है, कॉटन अब दे पाएँ। कॉटन उगवा लिए पूरी, अब इंडिया आ ही नहीं रहे कॉटन लेने के लिए। इस कारण से तुमको क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स का जो रिलेशन है डेक्कन में बहुत ज़्यादा खराब हो गया और किसान बहुत ज़्यादा पैसा बार बार मांग रहा था। इस कारण से किसान और जो तुम्हारे जमींदार हैं इनके बीच में आपसी विवाद हो गया, ठीक। तो तुमको पूरी चैप्टर का क्रक्स समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, उसके बाद तुम पूरी इस चैप्टर को समझ पाओगे। इंपॉर्टेंट बस ये है कि तुम यहाँ से ये समझ जाओ कि तुम्हारे किताब में क्या कुछ लिखा हुआ है कहानी के रूप में। उसके बाद जब तुम किताब को रीडिंग आउट करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं, ठीक। यही सारे उम्मीद के साथ यही प्रयास है हमारा कि तुम लोग को पूरा एनसीईआरटी एक बार ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। थैंक यू।